नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी हाजिर है प्रियदर्शन की एक कहानी के साथ, और उस कहानी का शीर्षक है सीधी सादी लड़की। प्रियदर्शन की आप पहले भी एक कहानी सुन चुके हैं, और उस कहानी का शीर्षक था स्मृति कथा। आप जब YouTube चैनल पर मेरे जाएंगे कथा नटी सुमन केशरी, और उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, तब आप देखेंगे कि वहाँ पर स्मृति कथा पहले से ही अंकित है। तो आप उसे भी सुनिएगा। और हम सब लोग जानते हैं कि प्रियदर्शन एक बहुत ही बेहतरीन कथाकार हैं, और उनकी कहानियाँ जो हैं वो हमारे आसपास से निकलती हैं, बहुत ही आसपास से। माला जी नमस्कार। जैसे घर की कहानी हो, हमारे अपने मोहल्ले की कहानी हो, हमारे अपने रिश्तेदार की कहानी हो, और उसमें जो सोच है वो ऐसी सोच रहती है जिससे कि हम लगातार उसके बारे में हम सोचते हैं, अरे हाँ यही तो होता है, और क्या ये होना भी चाहिए अगर होता है तो चलिए सुने सीधी सादी लड़की। हम लड़कियों को आमतौर से सीधा सादा ही समझते हैं और अपने हिसाब से समझते हैं। तो देखिए कहानी क्या कहती है। रिया दी आ गई, दीदी सुरभि दीदी, रिया दी आ गई है तुम्हारी। मीनल की आवाज सुनकर मंडप पर फूल सजाते संजीव भैया हैरान रह गए। अरे अकेले कैसे चली आई रिया? कौन उसे स्टेशन से लेकर आया है? वे हड़बड़ाए से सीढ़ियों से उतरे। रिया उनके सामने खड़ी थी। उसने झुककर पांव छुए। अरे तुमने बताया नहीं, किसी को भेज देते स्टेशन, अकेली चली आई। रिया हंसने लगी। अरे अंकल, क्या करता कोई आकर। स्टेशन से बाहर निकली, ऑटो किया और चली आई। संजीव कुछ कहते इसके पहले सब रिया को घेर चुके थे। दोनों हाथों में मेहंदी लगाए सुरभि हाथ बचाते हुए उससे गले लग रही थी। ओह ग्रेट, तो बन्नो अभी से सज रही हैं। बड़ी हड़बड़ी है शादी करने की। रिया की इस चुटकी पर झेपने की जगह सुरभि चहकी। अरे तू भी ले आती अपने बन्ने को, साथ बिठा लेती, सस्ते में निपट जाती तेरी शादी। इस पर उठी सामूहिक खिलखिलाहटों के बीच संजीव भैया किनारे हो गए। उनको ये नई लड़कियां समझ में ही नहीं आती, लाज शर्म भूलकर ही करती रहती हैं। पहले शादी के नाम पर किस तरह से शर्माया करती थी लड़कियां। हालांकि ये हंसी भी अच्छी लगती है, घर गुलजार रहता है, लेकिन कुछ है जो उनको परेशान करता है। लेकिन उनकी फिक्र किसको थी? शादी के घर में जगह जगह से आज जुटी थी बहनें, सहेलियां और सखियां। कोई मेहंदी लगवा रही है, कोई साड़ियों का बक्सा खोल के बैठी हुई है, कोई चूड़ियां दिखा रही है, कोई मोबाइल पर वीडियो देखकर हंस रही है, कोई नाश्ते की प्लेट ला रही है, कोई दबी दबी मुस्कुराहट के साथ किसी के साथ गप कर रही है। संजीव भैया को बरसों बाद ऐसा भरा पूरा घर दिख रहा था। वे सारी लड़कियां अपने अपने दुख पीछे छोड़कर अपनी अपनी मुश्किलें भुलाकर चली आई हैं सुरभि की शादी में। सुरभि भी तो, वह भी तो दिल्ली में जॉब करती है, वहीं से आई है। ये सब चले जाएंगे तो घर कितना सूना हो जाएगा। यह वैसे भी इस पीढ़ी की आखिरी शादी है। संजीव भैया ने चुपचाप आंखें पोंछ ली। पता नहीं इस उम्र में अब भावुकता कुछ ज्यादा तेजी से घेरने लगी है। और यह रिया, यह तो सुरभि की कोई लगती भी नहीं, बस 2 साल से दिल्ली में रूम पार्टनर है। दिल्ली से अपने दम पर यहाँ चली आई है। उसे समझ में नहीं आता, यह दिल्ली नहीं छोटा सा शहर है। यहाँ लड़कियां उतनी आजादी से नहीं घूम सकती जैसे दिल्ली में घूमा करती हैं। ये सीधी सादी लड़कियां किसी बात की गंभीरता को ठीक से समझती ही नहीं। अंकल चाय लेंगे? यह सीधी सादी लड़की यानी रिया ट्रे लेकर उनके सामने खड़ी थी मुस्कुराती हुई। चाय अंकल, क्या सोच रहे हैं आप?
अरे लाओ लाओ, तुम आ गई, बड़ा अच्छा किया बेटा। अंकल आना ही था। आपको पता है मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने तय कर लिया था। राजधानी के टीटी को बहुत समझाया, तब वो माना। सुरभि ने हंसते हुए बताया। सच्ची? बड़ी बातें करनी पड़ी उससे। संजीव भैया हैरान हुए। ऐसे बिना टिकट के तो वे भी सफर नहीं करते, लेकिन उनकी हैरानी अभी और बढ़ने वाली थी। सुरभि अपनी धुन में बोले जा रही थी। और पता है अंकल, वापसी का भी टिकट पक्का नहीं है। रात को शादी है, मैं सुबह 6 बजे निकल जाऊंगी, रांची पटना से गोमो तक, फिर वहां से ट्रेन पकड़ लूंगी। हे भगवान, उन्होंने तय कर लिया, यह लड़की अकेले नहीं जाएगी। गंभीर स्वर में बोले, मैं किसी को तुम्हारे साथ लगा दूंगा, तुम ठीक से गोमो से राजधानी में बैठ। अरे अंकल, कोई मुझे राजधानी में बैठा आएगा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी अकेले। वह बेफिक्र थी। बस एक ही फिक्र है अंकल, रात भर शादी में जागी रहूंगी, सुबह गोमो में नींद नहीं टूटी तो सीधे पटना पहुंच जाऊंगी। वो हंस रही थी, लेकिन संजीव भैया गंभीर थे। इस नासमझ लड़की को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने तत्काल अपने छोटे भाई बबलू को बुलाया। सुनो बबलू, शादी के बाद एकदम सुबह सुबह तुम इसको गोमो तक छोड़ आओगे। बबलू ने फौरन हामी भरी। भतीजी की शादी में उसकी दोस्त आई है, उसको सही सलामत पहुंचाना तो होगा। भैया ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने रिया से कहा, और निश्चिंत रहो, हम तुमको छोड़ देंगे। अब रिया कुछ हैरान होने लगी थी। अरे किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। लेकिन तब तक रिया का शोर मचने लगा था। लड़कियों का ग्रुप रिया को छत पर बुला रहा था। शादी कल है, लेकिन आज से ही छत पर डीजे है, सब खूब नाचेंगे। तरह तरह के फिल्मी गानों पर नाच चलता रहा। संजीव भैया दुखी होते रहे। ये सब फूहड़ और अश्लील गाने इन लोगों को चुभते तक नहीं। यह क्या गाना है, मैं तो टल्ली हो गई। लड़कियों के इस तरह शराब पीने पर गीत बनेगा और उनके घर की लड़कियां उस पर नाचेंगी, वह तो उन्होंने कभी सोचा ही ना था। बाबा जीवित होते तो अभी गरज रहे होते। कैसे रोके यह सब? उनकी विचारधारा भी उनके भीतर अपराध बोध पैदा कर रही थी। जिस स्वयं सेवक संघ में आजीवन रहे, वहां से राष्ट्रीयता और भारतीयता के उच्च विचार उन्होंने जहां से सीखे, वहां के लोगों को पता चलेगा कि ऐसी पश्चिमी संस्कृति पर उनके घर के भी लोग थिरक रहे हैं, तो वे क्या सोचेंगे? यह संस्कृति नहीं, अपसंस्कृति है, इसे रोकना होगा। लेकिन संघ से ज्यादा उन्हें मोहल्ले के लड़कों का डर था। इस भले घर की लड़कियों के बारे में वे अपनी क्या राय बनाएंगे? सड़क पर इनके साथ छेड़खानी भी शुरू हो सकती है। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सुषमा को बुलाया। सुषमा, ए सुषमा। सुषमा पसीने पसीने थी, नाच कर आ रही थी, कुछ हैरान सी। क्या हुआ पापा? संजीव भैया उसे कमरे में ले गए। क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? यही सिखाया है मैंने तुम्हें? ऐसे ही गाने हमारे घर बजेंगे और ऐसे ही लड़कियां डीजे पर नाचेंगी? सुषमा को तत्काल कोई जवाब नहीं सूझा। वह 1 मिनट चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, पापा सबके घर तो यही होता है। जो सबके घर होता है वो हमारे घर भी होगा। कोशिश करके भी संजीव भैया अपने गुस्से की थरथराहट आवाज में छुपा नहीं पाए। रोक दूं? सहमी हुई सुषमा ने पूछा, यह जानते हुए कि इस वक्त डीजे रोक देना पूरी तरह शादी के आनंद को आधा कर देना होगा। संजीव भैया भी ये समझ रहे थे। बेटी की शादी की खुशी कम हो, यह नहीं चाहते थे। 1 आध मिनट सोचते रहे, फिर नरमी से कहा, आज सीधे रोकने की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे निपटा दो जल्दी से। सुषमा फिर छत पर चली गई
उसका कुछ फीका चेहरा सुरभि ने पढ़ लिया। उसे अंदेशा पहले से था। दोनों के बीच कुछ खुसुर फुसुर हुई। फिर धीरे धीरे लड़कियों के बीच बात फैल गई कि पापा को यह सब पसंद नहीं। फिर आध घंटे बाद सबने डीजे रोक दिया। नीचे बेचैनी से चहलकदमी कर रहे संजीव भैया की पेशानी पर पड़े बल कुछ ढीले हुए। छत पर चलिए अंकल, खाना लगा हुआ है। सामने रिया थी मुस्कुराती हुई। चलिए ना। घर की लड़कियों ने उसे ही संजीव भैया के पास भेजा था, जानते हुए कि वे उसे डांटेंगे नहीं। संजीव भैया कोशिश करके मुस्कुराए। चलो चलो, आता हूं। शादी निबट गई। बस दुल्हन की विदाई बाकी थी, लेकिन उसके पहले एक और विदाई करनी थी। रिया को दिल्ली के लिए निकलना था। घर में हलचल मची हुई थी। हर कोई जैसे रिया को गोमो तक छोड़ आने को बेताब था। रात भर जागने और नाचने और ऊधम मचाने के बावजूद रिया की आंखें चमक रही थीं। अरे मैं चली जाऊंगी। बबलू अंकल, आप नहीं जाएंगे मेरे साथ? वह समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई समझने को तैयार ही न था। अकेली लड़की सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए अकेले जाए, यह इस घर में रहते संभव न था। अच्छा ठीक है, कोई मुझे स्टेशन छोड़ देगा, लेकिन मेरे साथ गोमो तक लटकने की जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी। लेकिन घर वालों के मुताबिक जरूरत थी, तो रिया के सारे मान मनुहार के बावजूद संजीव भैया ने अपने छोटे भाई बबलू को रिया के साथ लगा दिया। रिया को अजीब लग रहा था, लेकिन बबलू अंकल इसे बिल्कुल जरूरी काम मान रहे थे। उन्होंने जैसे मान लिया था कि अब रिया को सुरक्षित बिना कष्ट के गोमो में ट्रेन में बिठा देना उनकी जिम्मेदारी है। तो वे और रिया निकले। रिया के पास बस एक छोटा सा सूटकेस था, जो मोटरसाइकिल में ही दोनों के बीच फंस गया। बबलू अंकल ने मोटरसाइकिल वहीं रेलवे स्टेशन पर खड़ी की और रिया के हाथ से सूटकेस लेने की कोशिश। अरे रहने दीजिए ना बबलू अंकल, मैं उठा लूंगी। अरे नहीं, हम काहे को आए हैं, हम उठा लेंगे ना। 2-4 बार यह सूटकेस लेने देने की कोशिश चली। हार कर रिया ने सूटकेस उन्हें थमा दिया। उफ, यह सूटकेस तो खासा वजनी है। पहले हाथ में लेते हुए और फिर कंधे पर टांगने की कोशिश करते हुए बबलू अंकल को समझ में आ गया, इसमें तो इस लड़की ने अपना लैपटॉप भी डाल रखा है, पता नहीं क्या क्या भर रखा है, किताबें भी हैं। उन्हें लगा कि अच्छा हुआ उन्होंने इतना भारी बोझ इस फूल सी बच्ची को उठाने नहीं दिया। रिया ने सलाह दी, अंकल कुली कर लेते हैं ना। लेकिन बबलू अंकल को बस एक सूटकेस के लिए कुली करना अपनी हेठी लगा। कहा, अरे नहीं, बस 10 कदम पर ही तो प्लेटफॉर्म है। लेकिन प्लेटफॉर्म 10 कदम पर नहीं, करीब 200 मीटर दूर था। इसके बीच एक सीढ़ी भी चढ़ी जानी थी। तो वे 10 कदम का बोझ कुछ ज्यादा वजनी साबित होने लगा। बबलू अंकल भी रात भर जागे थे। फिर मई की यह गर्मी, उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। रिया यह समझने लगी थी। उसने 2-3 बार उनके हाथ से सूटकेस लेने की कोशिश की, लेकिन बबलू अंकल सूटकेस छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। अब उनके सामने अपनी मर्दानगी साबित करने की चुनौती थी। एक छोटी सी लड़की सूटकेस लेकर चल दे और भी यह काम न कर सके, यह कैसे संभव है बता। लेकिन बबलू अंकल भूल गए थे कि लड़की सिर्फ 26 साल की है, जबकि वे 45 पार कर चुके हैं। उनको शुगर भी है। अंततः वे मई के पसीनों के हाथों परास्त हो गए। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते चक्कर आया और वे गिर पड़े। सूटकेस कहां जा गिरा उन्हें पता तक नहीं चला। होश आया तो वे कई लोगों से घिरे हुए थे। पूरा मोहल्ला ही जमा हो गया था। नहीं दिख रही थी तो रिया। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, और कहाँ है रिया? संजीव भैया की आवाज सुनाई पड़ी, अरे रिया चली गई है, तुम ठीक हो? वे ठीक थे। स्टेशन पर ही एक डॉक्टर मिल गया था, जिसने बताया कि थकान और शुगर लेवल कम हो जाने से वे होश खो बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे होश लौट रहा था। उन्होंने पूछा,
हटिया पटना पकड़ पाई थी रिया? नहीं, लोगों ने बताया कि रिया ने वह ट्रेन छोड़ दी। जब वह बेहोश हो गए तो उसने सबसे पहले एक आदमी की मदद से उनको एक किनारे पर एक बेंच में ला करके सुला दिया। घर पर संजीव भैया को फोन किया, फिर अपना सूटकेस लिए स्टेशन मास्टर से मिली, किसी डॉक्टर के लिए अनाउंसमेंट करवाई। एक आदमी एक डॉक्टर को ले आया। तब तक घर से भी लोग आ गए थे। इस बीच हटिया पटना आए भी और चले भी। रिया ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। बबलू अंकल की आंख अब पूरी तरह खुल गई थी। फिर कैसे गई वह? अरे उसने एक टैक्सी बुक कर ली सीधे गोमो तक के लिए, वहीं से निकल जाएगी। यह जानकर बबलू अंकल को कुछ अफसोस भी हुआ, कुछ शर्मिंदगी भी। घर लौटते हुए संजीव भैया ने बताया कि उन्होंने रिया को रोकने की कोशिश की। कहा कि एक दिन ट्रेन छूट जाने से क्या होता है, टैक्सी से जाना सेफ नहीं। लेकिन वह अड़ी रही, कहा कि उसका जाना बहुत जरूरी है। संजीव भैया और बबलू अंकल घर पहुंचे तो सुरभि की विदाई की तैयारी चल रही थी। बबलू अंकल को देखते ही सुरभि आई। क्या हुआ चाचा आपको? कैसे आप बेहोश हो गए? अरे शुगर का प्रॉब्लम है ना, वही अचानक आ गया। बबलू अंकल ने यह बात छुपा ली कि उन्होंने सलाह के बावजूद कुली नहीं किया। सूटकेस बार बार मांगने के बावजूद रिया को सूटकेस नहीं दिया था और अचानक थकान से गश खा के गिर पड़े थे। आपको कहा था उसको अकेले जाने दीजिए, चाचा आप माने ही नहीं। अरे तुम लोग समझती नहीं, एक अकेली लड़की क्या क्या करेगी। इसी बीच संजीव बोले, अब देखो कैसे गोमो तक चली गई है। ये लड़कियां इतनी जिद्दी हो गई है कि क्या कहें। बौखला गए थे वे। अरे वह अकेली लड़की जैसी नहीं है, वह अपने ऑफिस में ट्रेवल डेस्क पर है। दिन भर आप जैसे लोगों को घुमाती रहती है। देश भर की फ्लाइट्स और ट्रेन्स उसकी फिंगर टिप्स पर है। आपको पता है, उसको सब मालूम है कि कैसे कहाँ जाया जाए और क्या किया जाए। सुरभि ने कहा, अरे दिखती तो बिल्कुल सीधी सादी है, डरी डरी सी। यह प्रतिक्रिया बबलू अंकल की थी। सीधी सादी? अरे वो बहुत तेज है, अपने बॉस तक को डांट चुकी है। उसके लिए रांची दिल्ली क्या, वह तो इंग्लैंड अमेरिका घूमने वाली लड़की है। अरे इसी सुरभि ने बताया था, एक बार तो अकेले ट्रैकिंग के लिए मनाली चली गई थी। क्यों सुरभि? यह सुषमा थी। ऐसा? संजीव भैया और बबलू अंकल ने एक दूसरे को देखा। उनका चेहरा कुछ लटक गया। वे दोनों समझ रहे थे कि वो सीधी सादी लड़की होगी। ये नौकरी करने वाली लड़कियां, इनको तो किसी की मदद ही नहीं चाहिए, ऐसा कहा संजीव भैया ने। नौकरी वाली लड़कियां किसी की मदद नहीं लेती, खुद मुख्तार हो रही हैं आजकल। और सीधी सादी, हम भी तो सीधी सादी दिखे थे, अब जाने कैसी हो गई हैं लड़कियां आजकल की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, सीधी सादी लड़की? देखिए, सीधे सादे की परिभाषाएं बहुत सारी हैं। कुछ परिभाषाएं तो संजीव भैया और बबलू अंकल वाली हैं और कुछ परिभाषाएं अलग किस्म की भी हैं। तो कौन किसकी परिभाषा में कैसे फिट होता है या अनफिट, ये आप सोचिए और बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। अगली बार फिर एक अन्य कहानी के साथ हाजिर होगी आपकी कथा नटी। और अभी आप सुन रहे थे प्रियदर्शन जी की कहानी। स्मृति कथा को एक बार फिर सुनना ना भूलिएगा।